हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में बेटा हम स्फीति दाब और भित्ति दाब के बारे में देख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में बात की थी? एक तो बेटा टीपी के बारे में और एक डब्ल्यूपी के बारे में। और क्या बताया था कि टीपी जो होता है ये पॉजिटिव और डब्ल्यूपी जो होता है। तो बेटा यही बात चल रही थी हमारी लास्ट क्लास में। एक तो स्फीति दाब होता है, स्फीति दाब जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? टीपी, टर्गर प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स। और एक होता है बेटा भित्ति दाब, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? डब्ल्यूपी से। तो बेटा एक तो है टीपी और एक है डब्ल्यूपी। इन दोनों शब्दों का मतलब समझ जाना बेटा, बार बार ऐसा नहीं कि आप भूल जाएं। तो याद रखना है, डब्ल्यूपी को तो बोलते हैं भित्ति दाब और टीपी को बोलते हैं बेटा स्फीति दाब। दोनों में से ऋणात्मक कौन होता है बेटा? भित्ति दाब। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड में लगता है, उल्टी दिशा में लगता है। आ गई बेटा बात समझ में? अच्छा जी, कल मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया था आपको कि यदि किसी कोशिका का टीपी 11 एटीएम है तो उसका डब्ल्यूपी क्या होगा? तो आंसर आया था -11 एटीएम। ठीक है बेटा? अच्छा जी, अब बेटा आज जो बात करेंगे वो इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात बताइए मुझे, मैं आपको चलो पहले 2 पॉइंट्स बताता हूं, समझना। ये दोनों शब्द बेटा दिखाई दे रहे हैं आपको? ये दोनों शब्द दिखाई दे रहे हैं क्या बेटा? क्या क्या लिखा हुआ है? एक तो लिख रहा है बेटा सलथ कोशिका और एक लिखा हुआ है स्फीत कोशिका। सलथ कोशिका का मतलब क्या है और स्फीत कोशिका का मतलब क्या है, ये समझ लो तो लगभग मैक्सिमम पार्ट समझ में आ जाएगा। सलथ कोशिका का मतलब है बेटा पिचकी हुई कोशिका, सिकुड़ी हुई। आप बोल सकते हो पिचकी हुई बोल दो या सिकुड़ी हुई बोल दो। ऐसी कोशिका को तो बोलते हैं सलथ कोशिका। और फूली हुई कोशिका उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्फीत कोशिका। आगे बात समझ में बेटा? तो याद रखना है, सलथ कोशिका का मतलब तो होता है पिचकी हुई कोशिका और स्फीत कोशिका का मतलब होता है फूली हुई कोशिका। ठीक है बेटा? तो एक बात बताना बेटा, यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेडिकल में पूछ लिया गया है, नीट वगैरह में, कि बेटा यदि सलथ कोशिका हो, यदि कोशिका कैसी हो? सलथ हो, तो बेटा उसका वॉल प्रेशर क्या होगा? या फिर एक तरफ से मैं ये कहूं कि उसका टर्गर प्रेशर क्या होगा? टीपी। बताइए टीपी क्या होगा? कौन सी कोशिका के लिए? सलथ कोशिका के लिए। क्या टीपी होगा बेटा? सर जब कोशिका पिचकी हुई है तो सर ये दबाव ही नहीं लगेगा, ये दाब ही नहीं लगेगा बाहर की साइड। और जब बाहर की साइड दाब नहीं लगेगा तो टीपी कैसा होगा बेटा? 0। आ गई बेटा बात समझ में? तो आपको याद रखना है, सलथ कोशिका के केस में स्फीति दाब 0 होता है। ठीक है? तो लिखो बेटा आगे, नोट डाल के लिखना। लिखो सलथ कोशिका के लिए सलथ कोशिका के लिए स्फीति दाब का मान स्फीति दाब का मान 0 होता है।
ओके स्टूडेंट्स, चलो बेटा, अब जो नेक्स्ट हेडिंग करनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, विसरण दाब न्यूनता। देखिए बेटा, हेडिंग कीजिए विसरण दाब न्यूनता। क्या होती है एक्चुअल में ये विसरण दाब न्यूनता? देखिए बेटा, अच्छा एक बात बताना, जब विलेय और विलायक ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है कि नहीं बनता है? कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनता है? विलयन। विलेय क्या होता है बेटा? जो कि कम मात्रा में होता है, और विलायक ज्यादा। जैसे अगर चीनी पानी में बात करें तो चीनी क्या हो जाएगी? विलेय, और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। ठीक है, अब हम पढ़ क्या रहे? विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, मान चलो बेटा ये हमारे पास कोई बीकर है, और इस बीकर में पानी भरा हुआ है, प्योर वाटर। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में क्या भर लिया? विलायक, यानी एक तरफ से पानी, इसे वाटर कह दो या विलायक कह दो। ठीक है, और इसका देखा हमने कि इसका जो विसरण दाब है, क्या विसरण दाब अधिकतम है। कैसा है बेटा? विसरण दाब अधिकतम है। ठीक है, अधिकतम। और जैसे, ठीक है, ये देख लिया हमने कि विलायक का विसरण दाब कैसा है? अधिकतम। अब जैसे जैसे इसमें विलेय मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? विलेय मिलाते हैं, तो समझना यहां पे कंसेप्ट, पहले विलायक था, विलेय मिला रहे तो विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। अब ये क्या बनने जा रहा है? विलयन। तो बनने वाला जो विलयन है, क्योंकि ये विलयन बनेगा, बनने वाला जो विलयन है, इस विलयन का विसरण दाब में कमी होती जाती है। मतलब जैसे जैसे ये विलयन बनेगा वैसे वैसे विसरण दाब घटता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि विलायक का विसरण दाब कैसा है? अधिकतम। अरे विलायक का विसरण दाब कैसा है? अधिकतम। और इसमें अब जैसे जैसे आप विलेय मिलाओगे तो विसरण दाब में क्या होगी? कमी। और विसरण दाब में होने वाली ये कमी ही क्या कहलाती है बेटा? विसरण दाब न्यूनता। यानी कि विलायक की तुलना में विलयन का विसरण दाब कैसा होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि क्यों विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। पहले ये विलायक था तो इसका विसरण दाब अधिकतम था। जैसे ही इसमें विलेय मिलाते गए हम तो विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। अब ये धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है? विलयन। और विलयन बनता जा रहा है तो इसका विसरण दाब क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो विलयन का विसरण दाब ज्यादा है या विलायक का? विलायक का ज्यादा है, और विलयन का कम है। तो बनने वाले विलयन में विसरण दाब के मान में लगातार कमी होती है, और विसरण दाब में होने वाली यह कमी ही क्या कहलाती है? विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। आई कि नहीं आई बेटा बात समझ में? है? पक्का बताइए। तो एक बात बताइए, यहां पे मैं लिख सकता हूं
बनने वाले विलयन का विसरण दाब क्या होता है? कम होता है। किसकी अपेक्षा? विलायक की अपेक्षा। आगे बेटा बात समझ में? तो पहले तो ये हल्का सा, अच्छा अपने आप, चलो मैं ही लिखा देता हूं, हेडिंग कीजिए विसरण दाब न्यूनता। करो बेटा, हेडिंग कीजिए विसरण दाब न्यूनता। लिखो बेटा, विलायक का विसरण दाब, विलायक का विसरण दाब उच्चतम होता है। विलायक का विसरण दाब उच्चतम होता है यदि इसमें विलेय को मिश्रित किया जाए, यदि इसमें विलेय को मिश्रित किया जाए तो बनने वाले विलयन, के विसरण दाब में, बनने वाले विलयन के विसरण दाब में, बनने वाले विलयन के विसरण दाब में विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में कमी होने लगती है, कमी होने लगती है। अर्थात विलायक का विसरण दाब अधिक होता है, अर्थात विलायक का विसरण दाब अधिक होता है और बनने वाले विलयन का विसरण दाब, और बनने वाले विलयन के विसरण दाब, और बनने वाले विलयन के विसरण दाब में कमी होने लगती है। कॉमा लगा के लिखो, कॉमा लगा दो, यहीं के लिखो, विसरण दाब में होने वाली यह कमी ही, विसरण दाब में होने वाली यह कमी ही विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। होने वाली यह कमी ही विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। याद रखना है बेटा, इससे हम व्यक्त किसके द्वारा करते हैं? डीपीडी, डी का मतलब है डिफ्यूजन, पी का मतलब है प्रेशर, और इस डी का मतलब है डेफिशिएंसी। डिफ्यूजन, प्रेशर, डेफिशिएंसी, क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन, प्रेशर, डेफिशिएंसी।
नोट लिखो बेटा, नोट हेडिंग कीजिए, नोट, नोट डालो। नोट और लिखो बेटा, विसरण दाब न्यूनता विलयन की, विसरण दाब न्यूनता विलयन की, विलयन की विलायक को अवशोषित करने की क्षमता, विलायक को अवशोषित करने की क्षमता होती है। अर्थात इसे चूषण दाब भी कहा जाता है, अर्थात इसे चूषण दाब भी कहा जाता है, अर्थात इसे चूषण दाब भी कहा जाता है। क्वेश्चन लिख लेना एसपी, चूषण दाब को बेटा सक्शन प्रेशर एसपी बोलते हैं। आगे बेटा बात समझ में, क्या बोलते हैं, एसपी, सक्शन प्रेशर। और यहां से एक रिलेशन आता है बेटा, वो रिलेशन क्या है बताता हूं। अच्छा याद रखना है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। लिख लो बेटा, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, विसरण दाब न्यूनता बराबर परासरण दाब माइनस स्फीति दाब। तो परासरण दाब और स्फीति दाब का अंतर ही क्या कहलाता है, डीपीडी। याद रखना है बेटा, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल। बॉक्स में बंद कर लेना बेटा। और लाइन बना के लिखे तो लिख दो, परासरण दाब और स्फीति दाब का अंतर ही डीपीडी कहलाता है। ठीक है। अब बेटा एक बात बताइए, यदि कोशिका स्लथ हो, यदि कोशिका कैसी हो, स्लथ हो, मैं नोट डाल के लिखाऊंगा आपको, नोट डाल के लिखना है। यदि कोशिका स्लथ हो तो क्या कंडीशन होगी, जब कोशिका स्लथ होगी, पिछकी हुई होगी, तो टीपी क्या होगा 0 और माइनस ओपी, ओपी माइनस 0 इक्वल टू ओपी, तो डीपी बराबर डीपीडी बराबर ओपी। तो परासरण दाब और विसरण दाब न्यूनता कब बराबर हो जाते हैं, जब ये 0 हो, और ये 0 कब होता है, जब कोशिका स्लथ होती है। तो लिखो बेटा, नोट डाल के, नोट डाल के लिखो, स्लथ कोशिका में, स्लथ कोशिका में कोशिका भित्ति पर कोई दबाव नहीं पड़ता, स्लथ कोशिका में कोशिका भित्ति पर कोई दबाव नहीं पड़ता, अतः ऐसी स्थिति में स्फीति दाब 0 होता है।
स्फीति दाब 0 होता है और विसरण दाब न्यूनता परासरण दाब के समान हो जाती है, और विसरण दाब न्यूनता परासरण दाब के समान हो जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग कीजिए, जल विभव की अवधारणा। क्या हेडिंग कर रही है बेटा? जल विभव की अवधारणा। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हो आप, और चैप्टर नंबर 5 में आपने क्या पढ़ लिया है? विसरण बेटा पढ़ लिया, परासरण ये भी पढ़ लिया, पारगम्यता ये भी पढ़ चुके हो आप, जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन इनको भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपने लगभग 4 चीज इसमें पढ़ ली है, और उसके बाद आप पढ़ रहे हो क्या? विभिन्न प्रकार के दाब। क्या पढ़ रहे हो? दाबों के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक प्रक्रिया और रह गई है जो कि आपका एंड वाला टॉपिक है, अंतःशोषण। ठीक है बेटा, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? जल विभव की अवधारणा। ठीक है, यानी कि कुछ दाबों के मंद जो संबंध है उन्हीं से लेकर के कुछ चीजें उत्पन्न हुई हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? जल विभव की अवधारणा। देखिए बेटा, जल विभव की अवधारणा क्या होती है इसके बारे में समझिए। सबसे पहले जल विभव की जो अवधारणा थी बेटा, वो टाइलर ने दी थी। ठीक है, ये बात है लगभग 1960 के दौर की। एक और साइंटिस्ट हुआ करता था, स्टेलियर। तो ये जो स्टेलियर थे और बेटा ये जो टाइलर हैं, ये दोनों साइंटिस्ट थे, और इन दोनों साइंटिस्टों ने जल विभव की धारणा प्रस्तुत की थी। देखिए क्या होता है कि ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार प्रत्येक तंत्र में या कोई निकाय में कुछ मुक्त ऊर्जा होती है। प्रत्येक तंत्र में या निकाय में कुछ मुक्त ऊर्जा होती है जो उसे कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। ठीक है भाई, हर किसी ना किसी चीज में तंत्र की बात करें तो उसमें मुक्त ऊर्जा होती है जो कि उस तंत्र को कार्य करने के लिए क्या करती है? शक्ति प्रदान करती है। बेटा आगे बात समझ में आता है? तो इस जल विभव में होता क्या है? एक तरफ से जल विभव क्या है बेटा? ऊर्जाओं का अंतर है। क्या है? ऊर्जाओं का अंतर। कैसे, क्या है, समझिए। मान चलो ये एक बीकर है और इस बीकर में जल भरा हुआ है। ठीक है, और हमने इसमें एक कोशिका रख दी। हमने क्या रख दी? इसमें कोशिका।
और उस कोशिका के अंदर भी तो कोशिका द्रव्य है। अरे है या नहीं है बेटा? तो बेटा विलयन के जल के अणुओं तथा कोशिका के अंदर जो उपस्थित जल के अणुओं के बीच, यानी इसके जल के अणुओं के बीच और इसके जल के अणुओं के बीच जो ऊर्जाओं का जो अंतर है, उस अंतर को ही जल विभव कहा जाता है। नहीं आया समझ में? तो दोबारा समझो कि बेटा माना कि तुमने किसी कोशिका को रखा एक विलयन में, विलयन का मतलब एक तरफ से पानी में रखा, तो उसमें क्या होगा? जल के अणु हैं और वे जल के अणु क्या करेंगे? गति करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? ठीक है। और कोशिका के अंदर भी तो क्या होते हैं बेटा? जल के अणु हैं। तो इन दोनों जो जल के अणु हैं, विलयन के यानी विलायक के और कोशिका के अंदर वाले, इनके मध्य जो ऊर्जाओं का जो अंतर है, उस ऊर्जाओं के अंतर को जल विभव कहा जाता है। तो लिखो, जल विभव की अवधारणा स्टेलियर एवं टायलर नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की। ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार, नेक्स्ट लाइन लिखो, ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार प्रत्येक निकाय या तंत्र में कुछ मुक्त ऊर्जा होती है, जो उसे कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करती है। ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके लिखो बेटा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके लिखिए। यदि किसी कोशिका को जल में रखा जाए, तो जल के अणुओं के मध्य एवं कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं के मध्य, कोशिका में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के मध्य के अंतर को उस निकाय का जल विभव कहते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा इसके अणुओं के मध्य जो ऊर्जा है और इसके अणुओं के मध्य जो ऊर्जा है, इन दोनों की ऊर्जाओं का मध्य जो वो होता है अंतर, उसे ही बेटा क्या बोलते हैं? जल विभव कहते हैं। इससे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इसे साइन से व्यक्त करते हैं। तो जल विभव को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? साइन से व्यक्त करते हैं। लिख लिया बेटा। अब इससे आगे की बेटा बात मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।
तो आपको एक बार जल विभव खुद से भी पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा टफ है। एक्चुअली में क्या क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपके लिए बहुत ही आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और बेटा इससे आगे की बात हो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बेटा।